वर्ष के भी 40 नमो अरहन्तं नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते ओच्छामि समयपावुड मिनमूसय केवले वणिया नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाश चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। 84 नंबर की गाथा, जिसमें अज्ञानियों के अनादि रूढ़ व्यवहार को बताया है। गाथा पाठ। व्यवहारस्य दुआदा पोगलकम्मं करेदिनीयवियं तं चैव पुनो वेययि पोगलकम्मम् अणेयविहं यदि पोगलकम्ममिनं कोऽवदितं चैव वेदयति यादा दो किरियावदिरिक्तो पश्यज्जदि सोजिनावमत् अनेकविध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा व्यवहार नय का कथन है यह जान लो भव्यात्मन पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा द्विक्रिया अव्यतिरिक्त हो सम्मत न हो जिन धर्मम। 84 नंबर की गाथा में लोक व्यवहार कैसा है, रूढ़ है, अनादि का है और लोगों का है। व्यवहार कैसा है, अनादि का है, रूढ़ है और लोगों का है। शास्त्र वाला लोक व्यवहार यहाँ नहीं लिया। अनादि का जो लोक व्यवहार है, जैसेनाचार्य जी ने तो साफ लोक व्यवहार शब्द का ही प्रयोग किया। जैसे यहाँ अथ व्यवहारम दर्शयति लिखा है ना। जैसेनाचार्य जी ने लोक व्यवहारम दर्शयति, मतलब लोगों का, लोक शब्द ही मूल में ही डाल दिया। यहाँ जैसे व्यवहारम दर्शयति, वैसे लोक व्यवहारम दर्शयति। अब ये जो लोक व्यवहार है यह अनादि का है, रूढ़ है और ये व्यवहार इसी को सत्य जान करके यह जीव अनादि काल से भटक रहा है। ये व्यवहार कैसा है, दो द्रव्यों की परिणति भिन्न भिन्न होती है, स्वतंत्र होती है। एक के कारण से दूसरे द्रव्य की परिणति नहीं और दूसरे द्रव्य के कारण से
किसी अन्य द्रव्य की परिणति नहीं होती। लेकिन यहाँ मिट्टी अलग है, कुम्हार अलग है, दो द्रव्य भिन्न भिन्न है। उदाहरण में मिट्टी अलग है, कुम्हार अलग है। मिट्टी की परिणति का कर्ता मिट्टी ही है और कुम्हार की परिणति का कर्ता कुम्हार ही है। लेकिन यहाँ कुम्हार घड़े को अपना, घड़े का कर्ता अपने आप को मानता है। हा? घड़े का कर्ता अपने आप को मानता है। ये कुम्हार की जो मान्यता है वो गलत है। हालांकि यहाँ तक लिखा कि लोकानाम अनादि रूढ़ोस्ति तावद व्यवहार, लिखा है ना यहाँ पर, लोकानाम अनादि रूढ़ अस्ति तावद व्यवहार। ये व्यवहार लोकानाम लोगों का है, अनादि का है और रूढ़ है। नहीं है बात समझ में? जैसे कोई भी वक्ता हो या लोक व्यवहार में जो बोला जाता है, भाषा वर्गणा का परिणमन स्वतंत्र है और जीव के जो भाव है उनका परिणमन अलग अलग है। फिर भी पर्युषण पर्व में जाने के बाद अंतिम दिन जो लोक व्यवहार निभाया जाता है, तो क्या उस समय याद आता है कि हमको भाषा वर्गणा स्वतंत्र थी? कदाचित वहाँ ये भ्रम होता है कि मैंने अच्छा बोला, वहाँ भ्रम में रहते। ये अनादि का है, ये केवल एक के साथ ऐसा होता है ऐसा नहीं, अनादि का है, अज्ञानी का है, रूढ़ है, लोक व्यवहार है। प्रश्न ये है कि ये तो व्यवहार बताया अज्ञानी का, बराबर है। किसका व्यवहार बताया? अज्ञानी का। प्रश्न ये है कि ज्ञानी का व्यवहार कोई अलग होता है क्या? ज्ञानी जैसे अज्ञानी कुम्हार ये कहता है कि मैंने घड़ा बनाया। कौन कह रहा है? अज्ञानी कुम्हार कर रहा है। अब वो कुम्हार ज्ञानी हो गया तो क्या कहेगा? मतलब ये जो लोक व्यवहार है ये रूढ़ है, अनादि का है, अज्ञानी का है। तो अज्ञानी का ये व्यवहार है। अज्ञानी कुम्हार ये कह रहा है कि मैंने घड़ा बनाया, अज्ञानी कुम्हार। अब कुम्हार ज्ञानी हो गया साहब, कल तक अज्ञानी था, आज वो ज्ञानी हो गया, तो क्या कहेगा कि मैंने घड़ा नहीं बनाया? है? वो कहेगा यही। बात समझ में आ गई? लोक व्यवहार ज्ञानी और अज्ञानी का भिन्न भिन्न नहीं होता, लेकिन मान्यता ज्ञान। अज्ञानी कुम्हार क्या कर रहा है कि संयोगों को देख करके, समकाल देख करके, अनुकूलता देख करके, समकाल देख करके कुम्हार अज्ञानी है तो वो क्या समझता है कि मैंने घड़ा बनाया। समझ में फर्क है, बोलने में फर्क नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? बोलने में तो फर्क नहीं है, केवल समझ में फर्क है कि संयोगों को देख करके निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी व्याप्य व्यापक संबंध का ज्ञान नहीं होने से, ध्यान देना कि अज्ञानी कुम्हार को व्याप्य व्यापक संबंध का सच्चा ज्ञान नहीं होने से संयोग को देख करके अज्ञानी कुम्हार ये कहता है कि मैंने घड़ा बनाया। व्याप्य व्यापक सिद्धांत का ज्ञान हो तो अज्ञानी कुम्हार ऐसा नहीं कहता। नहीं कहता मतलब कहने में तो वही कहेगा, लेकिन अंतरंग में ऐसा नहीं जानता कि व्याप्य व्यापक संबंध के नहीं जानने के कारण से कुम्हार
ऐसा मानता है कि मैंने ही घड़े को बनाया है। और व्यापक संबंध के द्वारा जहाँ कर्ता कर्म संबंध स्थापित हुआ, और जहाँ कर्ता कर्म संबंध स्थापित होता है, हो सकता है, वहीं पर भाव्य भावक संबंध होता है, और भाव्य भावक संबंध के आधार पर भोक्ता और भोग्य का संबंध या लोक व्यवहार होता है। स्वामी जी गाथा की संख्या है 84। बोले इसमें इतना मर्म भरा है कि 84 का अवतार समाप्त उसका अभाव हो जाए। इतना बहुमान के साथ इस गाथा का स्वामी जी ने व्याख्यान किया हुआ है। पढ़ते हैं, कल जो पढ़ा उसके बाद दोबारा कुछ की भावना ये थी कि दोबारा इसको पढ़े। गहराई है इसमें। बात इतनी सी है कि चरणान योग को समझने के लिए जितने भी शरीर की क्रियाओं से धर्म मान रहे हैं, शरीर की क्रिया के कारण से अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हैं, उनको भी गहराई से इस गाथा का स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि शरीर की क्रिया वो आत्मा की क्रिया नहीं। क्योंकि अगली गाथा में यही सिद्धांत आएगा। अगली गाथा में क्या है? अथ एनम दूषयति। जो 84वीं गाथा में व्यवहार है, उस व्यवहार को 85वीं गाथा में क्या करते हैं? एनम दूषयति। मतलब ये सही नहीं है, ये बताएंगे। अब सही नहीं है ये बताएंगे तो तर्क भी तो देंगे। उसमें तर्क यही दिया कि क्रिया परिणाम रूप होती है। जितनी भी क्रियाएं होती है, चाहे जड़ द्रव्य की हो चाहे चेतन द्रव्य की हो, सभी क्रियाएं परिणाम स्वरूप होती है। कैसी होती है? परिणाम वाली होती है। और परिणाम परिणामी से अभिन्न होता है। परिणाम परिणामी से अभिन्न होता है। और इस 84वीं गाथा में जो बताया वो भिन्न भिन्न द्रव्य की बात है। एक वस्तु व्यवस्था के अनुसार परिणाम, संसार में जितनी भी क्रियाएं हैं, लिखा है यहाँ पर, वो कल पढ़ेंगे या जब उसका समय आएगा तब पढ़ा जाएगा कि यह खलु क्रिया। क्रिया मतलब संसार में जितनी भी क्रियाएं होती है, त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में या किसी भी गुणों के अभेद पिंड में, चाहे वो पुद्गल का हो चाहे चेतन द्रव्य का हो, उसमें तो कोई क्रिया होती नहीं। लेकिन पर्याय में जो क्रिया होती है, वो क्रिया सभी पदार्थों की अखिला आपी। अखिला समझ में आ गया? जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं परिणाम लक्षणतया, उनका लक्षण परिणाम है और परिणाम परिणामी से अभिन्न होता है। परिणाम परिणामी से अभिन्न होता है। कहने का आशय ये है कि परिणाम और परिणामी में तादात्म्य सिद्ध संबंध होता है। एक द्रव्य के, एक द्रव्य का परिणाम अपने परिणामी से अभिन्न होता है। और वो अभिन्नपना कौन सा? तादात्म्य सिद्ध संबंध वाला अभिन्नपना। और यहाँ जो बताया जा रहा है, यह लोक व्यवहार में जो समझा जा रहा है, वो है संयोग वाला। दो द्रव्यों के संयोग वाली चर्चा है 84वीं गाथा में। अब वो संयोग में प्रत्येक की परिणति भिन्न भिन्न है। कुम्हार की परिणति भिन्न है और मिट्टी की परिणति भिन्न है। भिन्न भिन्न ही नहीं, साथ में दोनों की परिणति स्वतंत्र भी है। ये बात इसमें बताएंगे। दो द्रव्य की परिणति भिन्न भिन्न होती है, साथ ही दो द्रव्यों की परिणति भिन्न भिन्न नहीं अपितु स्वतंत्र होती। बात समझ में आ गई? दो द्रव्यों की परिणति भिन्न भिन्न होती है। जैसे क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत में क्या बताया जाता है
कि प्रत्येक द्रव्य की परिणति अपने क्रम में बंधी हुई है, निश्चित है और ध्रुव है। क्रमबद्ध के सिद्धांत में तो ये है, यहाँ निश्चय और व्यवहार के सिद्धांत में यहाँ निश्चय की बात तो नहीं है, लोक व्यवहार की बात है कि लोक व्यवहार में दो द्रव्यों की भिन्नता होने पर भी एक द्रव्य की परिणति से दूसरे द्रव्य की परिणति का व्यवहार किया जाता है कि ये कार्य मैंने किया। इसका खुलासा और समझने के लिए उदाहरण कम पड़ जाए, इतने उदाहरण अपन ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे कर्म का उदय हुआ इसलिए जीव के भाव हुए, जीव के विकारी भाव हुए इसलिए कर्मों का बंध हुआ। सही है या गलत है? टिक लगाना है सिर्फ। हाँ? लोक व्यवहार में तो यही माना जा रहा है, लेकिन सिद्धांत ऐसा नहीं है। समकाल है, समकाल में विवाद नहीं है। समकाल होने पर भी यही तो बात है कि मुमुक्षुओं पर निश्चयाभासी या निश्चयी होने का ठप्पा लगता है। क्यों? कि दोनों का समकाल है। और टोडरमल जी ने कई जगह लिखा है, जगत तो भोला है। बात समझ में आ गई? मेरा आशय भी समझ में आ गया आप लोगों को? जगत तो भोला है, उनको जैसा समझाओगे वो समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, समकाल होने से कर्णान योग के द्वारा ऐसा ही लोक व्यवहार बताया जाता है, सिद्धांत बताए जाते हैं, इसलिए वही बात उनको समझ में आ जाती है। 12वें गुणस्थान के अंत में द्विचरम समय में निद्रा और प्रचला नाम की दर्शन मोहनी की दर्शनावरणी की प्रकृतियां नष्ट होती है। अंत में ज्ञानावरण की पांचों प्रकृतियां नष्ट होती है, उससे केवल ज्ञान प्रकट होता है। क्या करे बताओ? बात समझ में आ गया? कर्णान योग जब कह रहा है तो निश्चय को समझने के लिए वहां गुंजाइश है क्या? कि ऐसा किया कि कर्म के 7 प्रकृतियों के उपशम या क्षय से या क्षोपशम से, क्षोपशम में तो चाहिए सर्वदेशघाती प्रकृति का उदय रहता है। बात समझ में आ गई? पूरा जिनागम कर्म की भाषा में लिखा गया है, समझाया भी जाता है, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। ये कहते हैं कि ये व्यवहार है, लोक व्यवहार है। हकीकत में कर्म के उदय से जीव के भाव नहीं होते और जीव के भावों से कर्म का बंध नहीं होता। स्वामी जी ने तो इतने उदाहरण दिए, उसका पूड़ी का उदाहरण दिया, बाई पूड़ी बनाती है। सही है? लोक व्यवहार तो यही है। एक उदाहरण ये कि मैं आंखों से देखता हूं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है कि नहीं? संयम परीक्षा मुख में बात समझ में आ गई? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष बताया इसको। इंद्रिय ज्ञान को क्या बताया? अरे जिनवाणी सुनने में रस तो आता है कि नहीं? भले ही विषय का रिपीटेशन हो, काम तो वो करना चाहिए जिससे कषाय की निवृत्ति हो, सच्चे मार्ग की प्राप्ति हो, आत्मकल्याण हो, वो काम करना चाहिए। और मेरे विचार से ये एक उसका अंग समझना चाहिए। और उत्साह लेकर के बाकी कामों में उत्साह रहे नहीं रहे, इसमें अंदर से परिणाम भीगे हुए रहें, उत्साह रहे, तो मेरे ख्याल से सम्यक दर्शन दूर नहीं है। और जब इसका उद्घाटन हुआ था तो मैं तो नहीं था उस समय, लोग बाग बताते कि बाबू भाई जी ने एक ही वाक्य कहा था कि टोडरमल स्मारक भवन से एक भी सम्यक दृष्टि बन करके जाए या उसमें निमित्त बने
तो जितना भी समाज का पैसा लगता है वो सब सार्थक है। उत्साह से रुचि से सुनो, बाकी बैठे तो ही यहाँ पर। और दूसरा, अच्छी बात है, परिणाम भी अच्छे ही रहेंगे। क्या है यहाँ पर? लोक व्यवहार बताया। 84वीं गाथा में लोक व्यवहार बताया, लेकिन लोक व्यवहार क्यों है ये बताया। बात समझ में आ गई? लोक व्यवहार क्यों है? और वो सत्य नहीं है, रूढ़ है, शास्त्रीय व्यवहार नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ भाव्य भावक संबंध का ज्ञान और श्रद्धान होता है, वहीं पर सच्चा लोक व्यवहार कहने में आता है। बात समझ में आ गई? जिसको निश्चय प्रकट हुआ है, लोक व्यवहार या व्यवहार उसी के साथ प्रकट होता है। जिसको निश्चय ही प्रकट नहीं हुआ है, उनके लिए सच्चा व्यवहार भी प्रकट नहीं हुआ है, उस पर उपचार भी संभव नहीं है। निश्चय हो तो उपचार संभव है, और निश्चय न हो तो उपचार संभव नहीं है। इसलिए उसको रूढ़ कहा। दुनिया भी ऐसा ही कहती है, और इनकी संख्या ज़्यादा हो तो, और होती भी है, आपको मूर्ख कहेगी। दुनिया, जनता आपको मूर्ख कहेगी, ये तो पागल है, ऐसा भी कह सकते हैं। और तो और जयपुर में बहुत पुरानी बात है, अन्य मत के, जैनों के ही अन्य मत के साधु थे, उनसे चर्चा खड़े खड़े कोई जाते आते हुई, तो कहते हैं कि आत्मा किसने देखा? और है साधु। बात समझ में आ गई? अज्ञान कितने तरह से पसरा हुआ हो सकता है, इसका पता नहीं। और दूसरी बात, अपने लिए, आप हम सब के लिए अज्ञान कितने प्रकार से छिपा रह सकता है, इसका भी पता नहीं। नहीं, बात समझ में? अनेक प्रकार से अज्ञान छिपा हुआ रह सकता है। ये लोक व्यवहार कहो या निमित्त नैमित्तिक संबंध कहो, अनेक प्रकार से ये छिपा भी रह सकता है, और ये बड़ा घातक है। बात समझ में आ गई? और ये जो घातकपना है वो अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि अपने आप को, समय सार तो ये कहता है, तू थाप निज को मोक्ष पथ में। अब मोक्ष पथ में स्थापित करने के लिए क्या? कि परम निश्चय नय का विषयभूत जो पदार्थ है वो दृष्टि का विषय बने, तब जाकर के ध्रुव के द्वारा पर्याय की परिणति भी पकड़ में आ जाए, और वो पर्याय की परिणति, उसमें निर्मलता, उसके द्वारा निश्चय, व्यवहार और मोक्ष मार्ग सभी का साधकपना, समझ, ज्ञानपना समझ में आएगा। लेकिन यहाँ जो चर्चा है लोक व्यवहार की है। आराम से बैठो, शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये कहते हैं कि मैं ऐसा बैठा हूँ, ये मानना भी अज्ञान है। बैठे बोल रहे हैं कि मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं ऐसा बैठा हूँ, मैंने ये व्यवस्था संभाल रखी है, मैं ऐसा करूँगा। निहाल भाई जी की भाषा में कहे, करना सो मरना, आकुलता का कारण है। वास्तव में निर्भर होना हो तो, छोटे दादा ने तो समय सार के सार में लिखा है, पढ़ना उसको। मेरे विचार से कर्ता कर्म की बजाय समय सार का सार कोर्स में होना चाहिए। है? क्या लिखा है उसमें? कि यह जीव सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन कर्तापना नहीं छोड़ता। नहीं, ये बात समझ, बड़ा मुश्किल है। और यहाँ चर्चा ये है कि मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ। आगे इसी अधिकार में चर्चा ये आएगी कि मैं अपने परिणामों का भी कर्ता नहीं हूँ। यहाँ दो द्रव्य की चर्चा है। लोक व्यवहार दो द्रव्यों की परिणति के आधार पर है। दो द्रव्य की परिणति भिन्न भिन्न होती है। शरीर का परिणमन भिन्न है, आत्मा का परिणमन भिन्न है। दोनों स्वतंत्र है, दोनों में
स्वतंत्रता है और दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है। टोडरमल जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, घने हैं, घने शब्द का प्रयोग किया। शरीर के परिणमन में और जीव के परिणमन में निमित्त नैमित्तिकपना है, घना है, लेकिन ये गाथा कहती है कि निमित्त नैमित्तिकपना होते हुए भी, कहा जाता हुआ भी, शरीर का परिणमन स्वतंत्र है और आत्मा का परिणमन, जीव का परिणमन स्वतंत्र है। सुबह से लेकर के या अनादि से लेकर आज तक, सुबह से लेकर शाम तक नहीं। शुद्धात्मा जी जिन्होंने लिया था ना शिविर में, उन्होंने कहा उनके सुबह से लेकर शाम तक नहीं, अनादि से लेकर आज तक, और आज तक नहीं अब तक। क्या है कि यह आत्मा शरीर आदि पर द्रव्यों का, जड़ द्रव्यों का, उनकी क्रियाओं का अपने आप को कर्ता मानता है। बेसन से मुंह धो लिया, साफ हो गया, और बताओ, है ना, लोक व्यवहार है। वो बेसन के परमाणु भिन्न है, चेहरे के परमाणु भिन्न है, वो उसके कारण से उसका परिणमन नहीं। साबुन से नहा लिया, बहुत अच्छा लगा, पानी से नहा लिया, कैसा लग रहा है? हाँ, और बड़ी गर्मी थी, नहा धो के आया, फ्रेश लग रहा है। ओ, जीव के परिणाम भिन्न है, उसका नहाने धोने से कोई संबंध नहीं है। वहाँ एक लोक व्यवहार में विचार करता कि मुनिराज तो कभी नहाते नहीं, क्या फ्रेश महसूस नहीं करते? है? लेकिन अपनी परिणति को, शरीर की क्रिया को, इसकी स्वतंत्र परिणति है, ये बात इसके समझ में नहीं आती है। यहाँ तो सिद्धांत यही बताया जा रहा है। क्या है? यथा अंतः व्यापक व्याप्य व्यापक भावेन, हाँ, क्या लिखा है? अंतः व्याप्य व्यापक भावेन मृतिकया कलशे क्रियमाणे भाव्य भावक भावेन मृतिकया एव अनुभूयमाने च। अच्छे शब्द हैं। और आपने दयानंद भार्गव का नाम सुना होगा, कभी यहाँ आए होंगे तो। बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं संस्कृत के दर्शन के, दयानंद भार्गव अच्छे विद्वान है, मेरा तो कई बार संपर्क भी हुआ। कुछ बातें उनकी ये भी है, वो कहते हैं कि मैं इस उम्र में भी 16-16 घंटे पढ़ता हूँ। बूढ़ा, इतनी आप उनको देखोगे तो दुबले पतले वैसे बुजुर्ग, 16-16, 18-18 घंटे पढ़ता हूँ। ये बात तो दूसरी है। वो कहते हैं कि आत्मख्याति की अमृतचंद्राचार्य जी की जो भाषा है वो संस्कृत साहित्य में सर्वोत्कृष्ट है, पढ़ने में ही बहुत अच्छी लग रही। देखो अच्छी लग रही क्या नहीं आपको? यथा अंतः व्याप्य व्यापक भावेन मृतिकया कलशे क्रियमाणे भाव्य भावक भावेन मृतिकया एव अनुभूयमाने च। बात समझ में आ गई? मृतिकया शब्द दिया, मिट्टी के द्वारा, दोनों जगह मिट्टी के द्वारा क्या किया जाता है कि कलशे क्रियमाणे, कलश में किए जाने वाले, यथा शब्द दिया। और संयम, यथा के बाद यदि शब्द होता ना तो मृतिका होता, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में होता तो नहीं है। बात समझ, होता तो कैसे कि मिट्टी, जैसे मिट्टी अंतर व्याप्य व्यापक भाव के द्वारा स्वयं ही अपनी अवस्था को अर्थात घट आदि परिणति को करती है। कौन कर रही है? उदाहरण में, यदि उदाहरण अच्छी तरह से समझ में आया तो केवल अपने ऊपर घटाना है, बस बात इतनी सी है कि जैसे मिट्टी
अंतः व्याप्य व्यापक भाव से अपनी अवस्थाओं में व्यापक होती है, अपनी अवस्थाओं को करती है। किसको कर रही है यहाँ पर? उदाहरण के लिए कलशे, कलश को कर रही है। और कलशे क्रियमाणे, कलश को किए जाने पर, बात समझ में आ गई? कलश को किए जाने पर एक सिद्धांत तो और है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। बात यह है कि व्याप्य व्यापक भाव का जो समझाया जाता है उसको, और भाव्य भाव को समझाया जाता है, समझाते समय तो समय भेद है। बात समझ में आ गई? समझाते समय समय भेद है, लेकिन उनमें समय भेद सिद्धांत में नहीं है। पहले घड़ा बना, घड़ा बनने के बाद उसमें पानी डाला गया, फिर वो ठंडा हुआ, उसके बाद पिया गया। इसलिए उदाहरण हमेशा एक देश होता है, उदाहरण हमेशा ही एक देश होता है, हूबहू उदाहरण कभी नहीं हो सकता। तो मिट्टी पहले व्याप्य व्यापक भाव से करती है और भाव्य भावक भाव से भोगती है। कौन? मिट्टी ही व्याप्य व्यापक भाव से अपनी क्रिया को करती है, और क्रिया में जो चीज है उसको अपने भाव्य भावक भाव के द्वारा भोगती है। नहीं आया समझ? और उदाहरण कि जैसे जीव समयसार आदि ग्रंथों का अध्ययन करता है, यहाँ की भाषा में व्याप्य व्यापक भाव के द्वारा अध्ययन करता है कि मैंने इतना अध्ययन किया, मैंने इतना जाना, जो विषय आ गया ज्ञान में, ज्ञान क्रिया के साथ तो व्याप्य व्यापक भाव संबंध है, और ज्ञान में जो जानने में आया उसके साथ भाव्य भावक भाव संबंध है। बात ये तो समझ में आ रही है ना? देखो धीरे धीरे सभी को समझ में आ सकती है। कोई शास्त्री सेकंड ईयर नहीं, कोई फाइनल नहीं, कोई महिला नहीं, कोई पुरुष नहीं, जिनागम में सभी जीव समान है। यहाँ ऊपर में बैठा हूँ तो कोई बड़ा हो गया, नीचे है तो छोटा। जिनागम इस मान्यता को मान्यता नहीं देता, सभी जीव समान है, परिणतियाँ भिन्न भिन्न है। जो जाना, उस जानने में कि मैंने इतना जाना, उसके साथ कौन सा संबंध है? मैंने ये किया, उसके साथ तो व्याप्य व्यापक भाव संबंध है। और मैंने इतना जाना, ये किया है, मैंने परिणाम निर्मल किए, जो निर्मलता है उस निर्मलता के साथ कौन सा संबंध है? भाव्य भावक भाव संबंध है। और मैंने उस परिणाम को किया, इसके साथ कौन सा संबंध है? ध्यान से सुनना, लोक व्यवहार में सिद्धांत ही काम आएगा। उस सिद्धांत के द्वारा ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना है, परिणति की निर्मलता के लिए पढ़ रहे हैं हम। लोक व्यवहार में भी एक समय में देखो, एक निमिचंद भाई रखियाल वाले थे, आप लोगों को तो नहीं पता। हम शिविर में आते थे तो वो हमको लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका ही पढ़ाते थे, है ना। वो लोक व्यवहार का उदाहरण देते, खुद का क्या उदाहरण दे रहे थे वो, कि उनके घर में दाल बनी, रोज खाना बनता ही है, खाना बना था और एक दिन दाल लग गई, लगना समझ के जल गई। अब दाल जल गई और उनके घर में ये व्यवहार था कि पहले उनको खिलाया जाता था, उनको दुकान वगैरह में भी जाना था। संस्कार समझ लो, संस्कृति या लोक व्यवहार समझ लो, या प्रसंगवश उनको पहले भोजन कराना और उनको जाना है घर, दुकान जाना था। फिर दाल उस दिन लग गई, पहले उनको ही खाना था, किसी ने खा के भी नहीं देखा। अब वो दाल खाई तो समझिए, अब उन्होंने जोर से, भले ही पंडित जी थे, प्रवचन करके जाते थे घर पर, परिणाम संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है, कठिन काम है। कोई गाली देर शांत रहे, बहुत मुश्किल काम होता है।
टोडरमल जी ने तो 7वें अधिकार के अंत में यही लिखा। क्या लिखा? कि परिणाम बिगड़ने का भय रखना और सुधारने का उपाय रखना। बिगड़ने का तो भय रखना है, सुधारने का उपाय रखना। अब वो पंडित जी जब भोजन करने पहला ही गस्सा लिया होगा, उस समय पता चल गया कि दाल का स्वरूप ये है। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, गुस्से से लगाई होगी, या सामने वो परिवार में समझ भी गए कि किस अभिप्राय से इन्होंने आवाज़ दी है, कि दाल किसने बनाई, गुजराती भाषा में। तो दाल कोने बनावी, किसने बनाई? तो अब अंदर समझ गए। देखो सारे संगी पंचेंद्रीय जीव थे घर में भी, वो सब समझ गए कि ये क्या कहना चाहते हैं, किस अभिप्राय से कहना चाहते हैं, आवाज़ ऐसे क्यों बदल गई। समझ गए कि कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो भीतर से आवाज़ आई कि दाल तो दाल ने बनाई है, दाल दाले बनावी। बात समझ में आ गई? वो भी क्या कहना चाहते थे और भीतर से जो आवाज़ आई वो भी क्या कहना चाहते थे। है? तो पंडित जी वो कह रहे थे कि ये सुनते ही मेरा जो परिणाम खराब हो गया था वो बदल गया। तो कहने का आशय ये है कि इस गाथा में जो अपन विषय पढ़ रहे हैं, शायद इससे भी परिणामों में मंदता आ सकती है कि जब मेरा किसी अन्य द्रव्य के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है तो अन्य द्रव्य की क्रिया का कर्ता मैं कैसे हो सकता हूँ। मेरा व्याप्य व्यापक संबंध मेरे अपने द्रव्य के साथ है, इसलिए मैं अपनी परिणति का कर्ता हो सकता हूँ। इस बात को समझने के लिए सिर्फ एक उदाहरण, जिनागम में तो इतना ही होता है, कितने सारे उदाहरण दे। नाटक समय सार में तो एक बात को समझाने के लिए, ज्ञानी की परिणति को समझाने के लिए धाय का उदाहरण दिया, कमल के पत्ते का उदाहरण दिया, सैनिक का उदाहरण बहुत सारे दिए। वो तो अलग बात है कि जहाँ जैसी परिणति। अब यहाँ तो एक ही उदाहरण दिया कि मृतिकया, मिट्टी के द्वारा। क्या है? मिट्टी के द्वारा। अब ऐसा अन्वय करते हुए पढ़ना, भैया अब हमारा भी सुन लो, बातें मत करो। मृतिकया, मिट्टी के द्वारा, अंतः मतलब भीतर, व्याप्य व्यापक भावेन, व्याप्य व्यापक भाव के द्वारा, कलशे क्रियमाणे। अन्वय समझ में आ गया? मान कैसा है बेटा, मिटना बहुत मुश्किल है, बहुत भरी पड़ी रहती है। प्रशंसा करे तो अच्छा लगे। और ये रायचंद जी तो इसके बारे में ये लिखते हैं कि मान कषाय मिट जाए तो यही मोक्ष हो जाए, ये लिखा है। बड़ा कठिन काम है। वास्तव में तो हर कषाय ही मोक्ष मार्ग में बाधकता का ही कार्य करती है। अन्वय इस तरह से करना, मृतिकया, मिट्टी के द्वारा, अंतः भीतर में, मतलब उनकी परिणतियों में। अंतः शब्द का अर्थ सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो, दो द्रव्य की भिन्नता से देखो तो। क्यों? मिट्टी के पास ज्ञान नहीं है ना, आपको ही देखना है। मिट्टी के पास ज्ञान नहीं है, वो जान नहीं रही, आपको ही देखना है। उदाहरण आपको समझना है। अंतः भीतर की दृष्टि से देखो, मिट्टी को कुम्हार से भिन्न देखो, मिट्टी के परमाणुओं की क्रिया को कुम्हार से भिन्न देखो, निश्चय से देखो। आध्यात्मिक भाषा वाला होगा तो क्या कहेंगे? निश्चय से देखो तो मिट्टी के द्वारा, व्याप्य व्यापक संबंध के द्वारा, कलशे क्रियमाणे, मिट्टी ने स्वयं ही व्याप्य व्यापक भाव के द्वारा कलश को किया है। किसको किया है? कलश को किया है। और भाव्य भावक भाव के द्वारा, मृतिकया एव, उसी ने व्याप्य व्यापक भाव के द्वारा अपनी अवस्था को किया है। घड़ा कहो या अपनी अवस्था कहो, है? मिट्टी ने घड़े को स्वयं, उस घड़े के भीतर व्यापक होकर के मिट्टी ने स्वयं किया।
और भाव्य भावक भाव के द्वारा उस मिट्टी ने ही अनुभूय माने, क्या किया? उसका भोग किया। अनुभूय माने उसका भोग किया। मिट्टी ने ही अपनी अवस्था को किया और मिट्टी ने ही अपनी अवस्था को भोगा है। समझ में आ गई कि व्याप्य व्यापक भाव के कारण से मिट्टी ने अपनी अवस्था को किया और भाव्य भावक भाव के द्वारा मिट्टी ने ही, दोनों जगह करता कौन है? मिट्टी ही है। मिट्टी ही करता है। मिट्टी ने ही व्याप्य व्यापक भाव के द्वारा अपनी अवस्था अर्थात घड़े को किया और मिट्टी ने ही भाव्य भावक भाव के कारण से, संबंध के कारण से उस अवस्था को अनुभूय माना, अनुभव किया है। बात समझ में आ गई? ये समझाएंगे कि जो विकारी राग द्वेष आदि भाव होते हैं वो कर्म के कारण से नहीं होते, व्याप्य व्यापक भाव के द्वारा जीव ही उन भावों को करता है और भाव्य भावक भाव के द्वारा उन भावों का भोक्ता भी जीव ही है। न कर्म कर्म भाव विकारी भाव करता है, न कर्म के अभाव में शुद्ध भाव प्रकट होते हैं। शुद्ध भाव उनमें जीव ही व्याप्य व्यापक भाव के द्वारा करता है और भाव्य भावक भाव के द्वारा भोगता है। अंग्रेजों के जमाने के जेलर नहीं सुधर सकते हैं। देखो आगे, बहि व्यापक व्याप्य व्यापक भावेन कलश संभवानुकूल कूलम व्यापारम, कि उस कलश को किया तो मिट्टी ने, लेकिन उस कलश के होने में, संभव शब्द है ना, संभव का अर्थ है उत्पत्ति। कलश संभव, देखते हो आप जिनवाणी में पढ़ते हो क्या? जिनवाणी देखो तो बात कहाँ से करोगे? हाँ, मैं तो सोचता था कि स्मारक के विद्यार्थी बहुत अच्छे होते हैं, स्वाध्याय के बीच में बातें नहीं करते होंगे। हाँ, और क्या है, अनादि का भ्रम है ना, वह चल ही रहा है। थोड़ी देर भी शांत नहीं बैठ सकते तो अंतर मुहूर्त तक ध्यान लगाकर केवल ज्ञान कैसे होगा? पात्रता के बाद परिणति आती है, पात्रता ही नहीं हो तो परिणति नहीं आ सकती। मैं एक सामान्य बात कहता हूँ कि जिस छात्र का मन सुनने में नहीं लगे वो बाहर जाए, वो अच्छा है। हा? पत्थर पानी में डालोगे तो पत्थर पानी गंदा हो जाएगा, इसके बजाय बढ़िया है कि वो बाहर ही रहे, कम से कम पानी तो गंदा नहीं हो। संभव शब्द है आपके सामने, उत्पत्ति में ऐसा अर्थ करना। किसकी उत्पत्ति में? कलश, कलश संभव, कलश की उत्पत्ति में क्या है? अनुकूल व्यापारम, अनुकूल व्यापार को कुर्वाणः करता हुआ। कौन है? आगे शब्द है कुलालः। नहीं है बात समझ में? क्या है कि बहिर्व्याप्य व्यापक भावेन, बाहर से व्याप्य व्यापक भाव, यहाँ शब्द लिखा है व्याप्य व्यापक भाव, लेकिन जो अर्थ करेंगे पूरी पंक्ति का उसका आशय ये निकलेगा कि यहाँ बाहर से कोई अलग से व्याप्य व्यापक भाव नहीं होता, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है ना, लोक व्यवहार भी है, उसको यहाँ बाह्य व्यापक व्याप्य व्यापक भाव बताया। देख लो, बहि व्यापक व्याप्य व्यापक भावेन, बाहर की दृष्टि से व्याप्य व्यापक भाव के संबंध से, अर्थात है निमित्त नैमित्तिक संबंध। कलश संभव अनुकूलम, कलश की उत्पत्ति में अनुकूल। और जैसेनाचार्य जी ने शब्द लिखा है उपादान, क्या लिखा है? उपादान शब्द का प्रयोग किया कि घड़े की उत्पत्ति में उपादान तो
मिट्टी ही है, उपादान शब्द का प्रयोग किया। और यहाँ कि कलश संभव अनुकूलम, कलश की उत्पत्ति में अनुकूल व्यापारम कुर्वाणः, व्यापार करता हुआ। देखो लोक व्यवहार भी सर्वथा झूठा नहीं है, क्यों कि उस कुम्हार को ही घड़े का लोक व्यवहार में करता कहते हैं, कुम्हार की घरवाली को नहीं कह रहे हैं, कुम्हार के रिश्तेदारों को भी नहीं कह रहे हैं। बात समझ में आ गई? अरे जिसका अनुकूल व्यवहार दिखता है, व्यापार दिखता है, उसी पर ही तो अनुकूलता का आरोप आएगा। नहीं आई बात समझ में? ये अनुकूलता भी काल्पनिक है। क्या कहा? अनुकूलता भी काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। कैसे? कि एक मृतक महिला जो युवा थी, सुंदर थी, उसके शरीर को देख करके अलग अलग जीवों के अलग अलग भाव होते हैं। उदाहरण है ये कि विरक्त पुरुष ने महिला को देखा तो उसको मनुष्य भाव के समाप्त होने की याद आई। अरे रे कितना मुश्किल से मनुष्य भाव प्राप्त होता है, वो मनुष्य भाव इसका व्यर्थ समाप्त हो गया, व्यर्थ चला गया। हाँ? और कामी व्यक्ति उसके शरीर को देखकर क्या विचार करता है कि ये यदि कुछ और वर्ष रहती तो उसको काम वासना के भाव उत्पन्न हो। अब अनुकूलता का आरोप कैसे करे बताओ? बात समझ में आ गई क्या कहना चाहता हूं? अनुकूलता का आरोप कैसे करें? कि वो परस्पर विरुद्ध कार्य है, लेकिन कार्य को देख करके आरोप तो उसी पर आएगा। यहाँ क्या है कि कलश संभव अनुकूलम, अनुकूल व्यवहार। अनुकूल व्यवहार मतलब दो द्रव्य अलग अलग है, दो द्रव्य की परिणतियां अलग अलग है, उस परिणति के अनुकूल जो व्यापार है वो किसका है? कुम्हार का है। अब उस कुम्हार को कुर्वाण, कलश कृत, घड़े के द्वारा किया जाने वाला। जैसे फ्रिज पानी को ठंडा करता है, फ्रिज पानी को ठंडा करता है, वैसे यहाँ पर है कलश कृत तोय, पानी के द्वारा ठंडा किया गया, एक घड़े के द्वारा किया गया ठंडा पानी। कलश कृत, घड़े के द्वारा किया गया, तोय पानी, ठंडा किया गया पानी, उपयोगजाम, उसने उपयोग में लिया। प्यासा था, गर्मी के दिन हो सकते हैं, और जब उसको ठंडा पानी मिला तो तृप्तिम, उस तृप्ति को भाव्य भावक भाव के द्वारा अनुभव करता हुआ वो कुलाल। कलशम करोति और अनुभवती, यहाँ कलशम करोति ये जोड़ना है आपको कलश संभव अनुकूल व्यापार के साथ, और अनुभवती को जोड़ना है तृप्ति के साथ। जोड़ लोगे आप? समझ में आ गई बात? कलश संभव अनुकूल व्यापारम कुर्वाण, इसके साथ तो जोड़ना है करोति है, और कलश कृत तोय उपयोगजाम तृप्तिम, इसके साथ किसको जोड़ना है? अनुभवती। मतलब करोति से कुमार अपने आप को कर्ता मानता है और अनुभवती से भोक्ता मानता है। एक जगह कर्ता मान रहा है, अनुकूल व्यापार के कारण से कर्ता मानता है, और शीतल जल के सेवन के द्वारा उत्पन्न जो तृप्ति है उस तृप्ति के कारण से अपने आप को भोक्ता मानता है। तो करोति वहाँ जोड़ लेना और अनुभवती इसके साथ जोड़ लेना। इति, इस प्रकार से लोकानाम, लोक व्यवहार में अनादि का रूढ़ व्यवहार पाया जाता है। इसी तरह से अज्ञानी के लोक व्यवहार होता है, उसकी चर्चा कल करेंगे।